हेलो दोस्तों, रोशनी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का तृतीय प्रश्न पत्र देख रहे हैं। इसमें हम लोग वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन 72 नंबर तक देख चुके हैं। बाकी हम 73 नंबर से देखेंगे। ये साइंस विषय का है तृतीय प्रश्न पत्र। तो 73वां प्रश्न है, नोबल गैस का उदाहरण है। तो नोबल गैस का जो उदाहरण है वो रेडान है। जनित्र द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण होता है। तो जनित्र द्वारा ऊर्जा का, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। सीने बार किसका अयस्क है? तो जो सीने बार है वो Hg का अयस्क है। निम्न में से विषाणु जनित रोग नहीं है। तो जो कोरोना है वो विषाणु जनित रोग है। सॉरी, इसमें पूछना चाहिए जो विषाणु जनित कौन रोग है, तो कोरोना विषाणु जनित रोग है। कोरोना भी है, एड्स भी है। और निम्न में से प्राथमिक सेल नहीं है। तो प्राथमिक सेल जो है वो सीसा संचालक सेल, ये प्राथमिक सेल नहीं है। रक्त को निम्नलिखित में से किस तापक्रम पर कांच का प्लास्टिक की वायुरुद्ध बोतलों में सुरक्षित रखते हैं? तो 4.5 डिग्री सेल्सियस पर। अगला है, ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का जो मात्रक है वो जूल है। कार्य का सही सूत्र क्या है? तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। एकांक आवेश प्रति समय किसका सूत्र है? तो ये विद्युत धारा का सूत्र है। अगला है 83 नंबर का प्रश्न, ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो जो ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो है सूर्य। निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील विटामिन है? तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। निम्न में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? तो विटामिन ए, डी, ई के ये वसा में घुलनशील होते हैं और बी, सी क्या होते हैं? तो जल में घुलनशील होते हैं। अब हम अति लघुत्तरीय लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी का नाम लिखिए। तो जो युगलीना होता है वो पौधे और जंतुओं दोनों के बीच की कड़ी होता है। कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? तो या फिर प्रश्न बने, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। अगला है, मेंडलेव की आवर्त सारणी तथा आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग और आवर्त होते हैं? तो मेंडलेव की आवर्त सारणी में 9 वर्ग और 7 आवर्त होते हैं, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 9 वर्ग होते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं? तो सर्वाहारी जंतु वे जीव जंतु या पौधे या वनस्पति होते हैं जो पौधे या वनस्पति, सब्जी, फल फूल, अनाज तथा जंतु मांस दोनों का भोजन के रूप में सम्मिलित रूप से सर्वाहारी आहार, मतलब जो सम्मिलित रूप से आहार लेते हैं, मतलब जो साग सब्जी और मांस दोनों का सेवन करते हैं भोजन के रूप में, उन्हें हम सर्वाहारी जंतु कहते हैं। लिथार्ज किसे कहते हैं? तो लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहते हैं। यह एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। पिरामिड किसे कहते हैं? परितंत्र में समस्त जीवों को उनकी संख्या, जीवभार तथा ऊर्जा के आधार पर ग्राफिक प्रदर्शन या आलेखी प्रदर्शन करना ही पिरामिड कहलाता है। अपघटनकर्ता का उदाहरण बताइए। तो अपघटनकर्ता जो है वो उदाहरण जीवाणु और कवक, ये दोनों अपघटनकर्ता होते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का, द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण बताइए। तो मेढक द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण है। उपभोक्ता किसे कहते हैं? उदाहरण से समझाइए। तो उपभोक्ता वे होते हैं जो उत्पाद द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों का उपयोग करते हैं, जैसे मेढक, टिड्डा, खरगोश, सर्प, ये सब क्या है? तो उपभोक्ता है। उपभोक्ता को मुख्यतः कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो उपभोक्ता की श्रेणियों में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता
इस तरह से उपभोक्ताओं को श्रेणियों में विभाजित किया गया है। अगला है पर्यावरण से क्या आशय है। तो पर्यावरण दो शब्दों से बना है, परि धन आवरण से मिलकर बना है, अर्थात हमारे चारों तरफ व्याप्त आवरण। परि मतलब चारों तरफ, आवरण मतलब ढका हुआ, मतलब जो चारों तरफ से व्याप्त आवरण हो उसे हम पर्यावरण कहते हैं। परितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो सबसे पहले एजी टांसले ने 1935 में किया था। 13 नंबर का प्रश्न है, परितंत्र के कितने घटक होते हैं। तो परितंत्र के 2 घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। 14 नंबर का प्रश्न है, जैविक घटक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो परितंत्र का वह घटक जिसके अंतर्गत सजीव चीजें आती हैं, जैसे उसे हम जैविक घटक कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब जीव वाले मतलब जीवित पदार्थ सब हैं, उन्हें हम जैविक घटक कहते हैं, सजीव चीजों को। और अजैविक घटक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो परितंत्र का वह घटक जिसके अंतर्गत निर्जीव आते हैं, जिसमें निर्जीव चीजें हों, उसे हम अजैविक घटक कहते हैं। जैसे ताप, दाब, सूर्य का प्रकाश, ये सब निर्जीव घटक है। परितंत्र किसे कहते हैं। तो परितंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत जैविक एवं अजैविक घटक आते हैं। जैविक तथा अजैविक घटकों के पारस्परिक तथा आंतरिक संबंध को परितंत्र कहते हैं। मतलब जैविक अजैविक घटक के अंतर संबंध को हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अगला है रुधिर क्या है। तो रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है जो प्लाज्मा एवं रुधिराणु का बना होता है। और रुधिर का जो पीएच मान है वो 7.4 होता है। अतः यहाँ कहा जाता है कि रुधिर क्षारीय विलयन है। अगला है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस किसे कहते हैं। तो यदि पिता का रक्त RH+ हो तो माता का रक्त RH- हो। यदि पिता का रक्त RH+ हो तथा माता का रक्त RH- हो तो जन्म लेने वाले शिशु की जन्म से पहले गर्भावस्था में अथवा जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है। इसे हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहते हैं। अगला है धातुओं का प्रमुख स्रोत क्या है। तो पृथ्वी की भूपटल, पृथ्वी के भूपर्पटी पर ही सारे धातु पाए जाते हैं, इसलिए हम धातुओं का प्रमुख स्रोत पृथ्वी की भूपर्पटी को मानते हैं। खनिज किसे कहा जाता है। तो भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से जो तत्व या यौगिक पाए जाते हैं उसे हम खनिज कहते हैं। श्वेत रुधिराणु WBC के कार्य बताइए। तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, रोगाणुओं और रोगाणुओं का भक्षण करना, ये WBC का कार्य है। अगला है हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने से शरीर में कौन सा रोग होता है। तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर रक्त अल्पता की रोग हो जाता है, खून की कमी वाला रोग होता है। रुधिर प्लेटलेट्स का कार्य बताइए। अगला है रुधिर प्लेटलेट्स का कार्य बताइए। तो रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करना, ये रुधिर प्लेटलेट्स का कार्य है। एंटीजन तथा एंटीबॉडी में अंतर बताइए। तो एंटीजन लाल रुधिर कणिका में होता है, जबकि एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाया जाता है। और 25 नंबर का है रुधिर वर्ग O को सर्वदाता क्यों कहते हैं। तो रुधिर वर्ग O को सर्वदाता इसलिए कहा जाता है क्योंकि रुधिर वर्ग O में कोई एंटीजन नहीं होता है तथा यह सभी रुधिर वर्गों को रक्त दे सकता है, इसलिए इसे सर्वदाता कहा जाता है। रुधिर वर्ग AB को सर्वग्राही क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं होता है और तथा यह समस्त रुधिर वर्गों से रुधिर ले सकता है, मतलब लेता है, इसलिए इसे सर्वग्राही कहते हैं। जैविक घटक को कितने भागों में बांटा गया है। तो जैविक घटक को 3 भागों में बांटा गया है, उत्पाद, उपभोक्ता और अपघटन कर्ता। उत्पादक किसे कहते हैं। तो उत्पादक
के अंतर्गत समस्त प्रकार के हरे पेड़ पौधे आते हैं। उत्पादक वह होता है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप भोजन का निर्माण स्वयं करता है, जैसे हरे पेड़ पौधे, नीला हरा शैवाल आदि। ये सब क्या है? तो उत्पादक हैं। द्वितीय उपभोक्ता से क्या आशय है? तो द्वितीय उपभोक्ता वे हैं जो अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं, और इसके अंतर्गत मांसाहारी जीव आते हैं, जैसे भेड़िया, बिल्ली, मेढक, ये सब जीव आते हैं जो उपभोक्ता को खा करके अपना भोजन करते हैं। उपभोक्ता और जो मतलब जीवों को खाते हैं, मांस और पेड़ पत्ती सभी दोनों चीज खाते हैं। तृतीय उपभोक्ता किसे कहते हैं? उदाहरण से समझाइए। वे उपभोक्ता जो अपना भोजन द्वितीय उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं, उन्हें हम तृतीय उपभोक्ता कहते हैं, जैसे शेर और सांप। ये सब द्वितीय उपभोक्ता को खा करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें तृतीय उपभोक्ता कहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे के प्रश्न हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।